हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोटो रेस्पिरेशन पार्ट 4। आज हम करेंगे C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल को या C4 पाथवे या हैचन-स्लैक पाथवे के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द हैचन-स्लैक पाथवे? ये देखिए एक स्पेशल मेथड है जो कुछ प्लांट्स हैं यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कौन से प्लांट्स यूज करते हैं ये वाला मेथड। उन्हें हम कहते हैं C4 प्लांट्स। ठीक है, क्यों कहते हैं उन्हें C4 प्लांट्स? क्योंकि इन प्लांट्स में जो है पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है वो 4 कार्बन एटम्स का बनता है। हमने देखा था ना कैल्विन साइकिल जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं वो C3 प्लांट्स में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का था। क्या था उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट? 3 PGA। मैंने आपको कैल्विन साइकिल में लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना, तो वही। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 बनता है उसे हम C4 प्लांट्स में कहते हैं। और कब बनता है? जब CO2 को फिक्स करते हैं। तो ये क्या है? हैचन-स्लैक पाथवे क्या है? एक स्पेशल मेथड है जो कुछ प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ज़्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल C3 प्लांट्स के कंपैरिजन अंडर कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, ब्राइट लाइट और व्हेन CO2 इज लो। हमने आपको कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि जो कंडीशंस होती है ना, हाई टेम्परेचर, ब्राइट लाइट और जब CO2 का कंसंट्रेशन लो होता है, ऐसी कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, मतलब कि CO2 प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस में किस तरह अपने आप को ओवरकम करना है इन कंडीशन से, ये हमारे C4 प्लांट्स बेहतर जानते हैं। इन्होंने कुछ एडेप्टेशंस करी हैं और ये चीज फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस इनके अंदर ना हो, इसलिए इन्होंने हैचन-स्लैक पाथवे अपनाया है। ठीक है, हैचन-स्लैक पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाथवे को डिस्कवर किया था हमारे 2 साइंटिस्ट थे, मार्शल डेविडसन हैच एंड चार्ल्स रॉजर स्लैक। 1966 में इन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, जिस वजह से इस पाथवे का नाम है हैचन-स्लैक पाथवे। C4 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये C4 प्लांट्स में देखी जाती है। और C4 टर्म कहाँ से आया है? क्योंकि अभी जो हम साइकिल पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे जब CO2 को फिक्स करते हैं तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन का बनता है। ठीक है, जबकि कैल्विन साइकिल में हमारा 3 कार्बन का बना था। ओके, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा ना, मैं आपको साइकिल स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझा देती हूँ C4 प्लांट्स के बारे में। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है डाइमॉर्फिक होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनमें क्राइनजेनोटमी पाई जाती है। क्राइनजेनोटमी क्या था कि जाइलम एंड फ्लोएम सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स आर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स, है ना। ये मैंने आपको क्राइनजेनोटमी एक्सप्लेन करी थी। तो ये जो प्रोसेस है ना हैचन-स्लैक साइकिल, ये इन्हीं 2 सेल्स में, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, बंडल मेसोफिल सेल्स जो होते हैं इनका जो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? नॉर्मल होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे ग्रेना, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा पाए जाते हैं ना। तो जो इनके जो मेसोफिल सेल होता है C4 प्लांट्स का, उसमें तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों पाए जाते हैं। और वहां पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होती है ना। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर ग्रेना प्रेजेंट है तो लाइट रिएक्शन होगा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है तो स्ट्रोमा प्रेजेंट है तो डार्क रिएक्शन भी यहाँ पे होगा। और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। तो मेसोफिल सेल में सब कुछ होगा। अगर हम बंडल शीट की बात करें तो ये ए ग्रेनल होते हैं। ए ग्रेनल मतलब ए का मतलब क्या आ गया? ग्रेना एब्सेंट है। अब ग्रेना एब्सेंट है, ग्रेना में हमारी लाइट रिएक्शन थी, यहाँ पे ग्रेना ही नहीं है तो लाइट रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, केवल स्ट्रोमा पाया जाता है और स्ट्रोमा पाया जाता है तो यहाँ पे केवल डार्क रिएक्शन होगी। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा C4 प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया क्योंकि डाइमॉर्फिक होते हैं। और यही जो C4 प्लांट्स है ना, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें क्राइनजेनोटमी पाई जाती है। इस तरह से इनके क्लोरोप्लास्ट भी डाइमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा ये हैचन-स्लैक पाथवे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर इसी का एक रिटन फॉर्मेट जैसे हम हर वीडियो में देखते हैं मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो सेल है ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम मेसोफिल सेल कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये जो हैचन-स्लैक पाथवे है ना, ये 2 सेल्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली सेल को हम लिख देते हैं मेसोफिल सेल, और ये वाला जो सेल है ये बंडल शीट सेल है। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना परसों, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि बंडल शीट ये मेसोफिल सेल्स क्या है। अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए जो हैच एंड स्लैग पाथवे है ये हमारा मेसोफिल सेल से यहाँ से हमारा ये शुरू होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल में एक सब्सटेंस होता है पीईपी, इसका फुल फॉर्म मैंने सब रिटन फॉर्म में आपको दे रखा, आप कंफ्यूज मत होना। पीईपी का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है, ये है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड। कितनी कार्बन होती है? 3 कार्बन होती है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, मेसोफिल सेल है, यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाएंगे। स्टोमेटा से जब हमारी CO2 अंदर आती है, ठीक है, स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है, तो ये जो है हमारा पीईपी, ये CO2 को फिक्स करने का काम करता है, लेकिन एक एंजाइम की प्रेजेंस में। और वो एंजाइम का नाम क्या है? पैपकेस। पीईपी CASE, पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये हमारा CO2 को फिक्स करता है। और क्या बनाता है? देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैंने अभी आपको क्या बताया, पीईपी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का। और बाहर से हमें क्या मिल रहा है? एक CO2 मिल रहा है बाहर से, है ना। और यानी कि ये 3 कार्बन है, CO2 से 1 कार्बन मिलेगा, तो टोटल कितने कार्बन हो जाएगी? 4 कार्बन। तो एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होगी, और उस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। हैच एंड स्लैग पाथवे क्या है? हैच एंड स्लैग पाथवे हमारा मेसोफिल सेल्स में स्टार्ट होता है, जहां पे जो कार्बन का फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो मेसोफिल सेल में होगा। पीईपी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, पैपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये ना एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, या तो एस्पारेटिक एसिड में हो जाएगा या ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या? ये भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है, इसमें भी कार्बन में कोई चेंज नहीं है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा मैलिक एसिड है ना, ये बंडल शीट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां चला जाएगा। तो मैलिक एसिड पहुंच गया हमारा बंडल शीट सेल में, ठीक है। कितने कार्बन पाए जाते हैं इसमें? 4 कार्बन कंपाउंड है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब ये मैलिक एसिड क्या करेगा? देखो बना कैसे था? पीईपी था, फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड था, CO2 एब्जॉर्ब करके 4 कार्बन कंपाउंड बनाया। तो ये क्या करेगा? बंडल शीट सेल में जब ये आएगा ना, तो ये एक CO2 को बाहर निकाल देगा। 4 कार्बन कंपाउंड था, एक CO2 बाहर निकला, तो अब 3 कार्बन कंपाउंड बचा। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? पाइरूविक एसिड, स्पेलिंग गलत हो गई, पाइरूविक एसिड यहाँ पे इसने बना दिया। और पाइरूविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। 4 कार्बन का कंपाउंड था, एक CO2 बाहर निकाल दी और 3 कार्बन बच गया, ठीक है। अब ये CO2 है, अब ये CO2 कहाँ जाएगी? बंडल शीट सेल में है। ये CO2 क्या करेगी? ये CO2 रूबिस को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे कैल्विन साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, CO2 को फिक्स करने की प्रोसेस, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ से बाहर से CO2 आई थी तो यहीं क्यों नहीं फिक्स हो गया मेसोफिल सेल में? बंडल शीट सेल में क्यों इसको 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करके बंडल शीट में भेज रहे हो और वहां फिर हम वापस से इसको रिलीज करके वहां फिक्स कर रहे हैं ना? यहाँ पे भी तो हो सकता था। इसलिए क्योंकि मेसोफिल सेल में हमारा रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। रूबिस्को होता है ना, कैल्विन साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमें रूबिस्को चाहिए, क्योंकि आरयूबीपी जब CO2 को फिक्स करता है किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को की प्रेजेंस में। तो रूबिस्को ही नहीं होगा तो फिर हमारा आगे प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो रूबिस्को एंजाइम है ये बंडल शीट सेल में ही पाया जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको इतना लंबा प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है। ओके, पाइरूविक एसिड बना। अब पाइरूविक एसिड को वापस भेज देते हैं मेसोफिल सेल में। यहाँ पे आ गया, चलो पाइरूविक एसिड हमारा, पाइरूविक एसिड पहुंच गया। अब पाइरूविक एसिड क्या काम करेगा? वापस से पीईपी को बनाएगा। जैसे कैल्विन साइकिल में देखा था ना हमने, वो वापस से हमारा आरयूबीपी रीजनरेट कर रहा था, इसी तरह से पाइरूविक एसिड भी हमारा पीईपी जनरेट करेगा। अब ऐसे कैसे जनरेट करेगा? कुछ तो एनर्जी खर्च लगेगी ना। तो यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल, लगभग ये 2 ATP के मॉलिक्यूल लेके हमारा ये बना देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कैल्विन साइकिल। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मेसोफिल सेल में प्रोसेस स्टार्ट हुई, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ने बाहर से CO2 को एब्जॉर्ब किया, पैपकेस एंजाइम की हेल्प से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, और ये दोनों ही हमारे 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एसिड को फिर भेज दिया गया बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल में मैलिक एसिड जो
4 कार्बन प्रेजेंट थे इसमें। इसने क्या किया, एक कार्बन रिलीज कर दिया और अपना 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में चला गया, और जो रिलीज करी हुई इसकी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड वापस आता है मेसोफिल सेल में और वापस से पीईपी को, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रीजनरेट कर देता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। पाथवे तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इनमें कितना एटीपी यूज हुआ और कितना एनएडीपीएच यूज हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं इन C4 प्लांट्स, C4 साइकिल, हेचन-स्लैग पाथ, कुछ भी कहो एक ही बात है। ठीक है, ये C4 साइकिल 2 सेल्स में कंप्लीट हुई थी, है ना। एक तो हमने देखा था मेसोफिल सेल, एक तो हमारी मेसोफिल सेल में, स्टार्टिंग मेसोफिल सेल में हुई। ठीक है, और दूसरा कहाँ हुआ है, हमारी बंडल शीट सेल। ओके, अब आप मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ हमारा एटीपी यूज हुआ है। ठीक है, दोबारा साइकिल में एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो, एटीपी का यूज कहीं दिख रहा है आपको? हमें तो इस पूरी साइकिल में बस ये 2 एटीपी दिख रहे हैं, है ना। और कहीं दिख रहा है आपको एटीपी एनएडीपीएच लिखा हुआ? नहीं। और ये 2 एटीपी कहाँ हुए? मेसोफिल सेल में। ठीक है, तो हमारे मेसोफिल सेल में कितने हुए? मेसोफिल सेल में हमारे 2 एटीपी यूज हुए हैं। ओके, अब मैं अगर एक चीज यहाँ लिखूं कि हमारे बंडल शीट सेल में 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच लगे हैं, तो क्या मैं गलत हूं या सही हूं? आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। बंडल शीट सेल, ये वाले सेल में मैंने बोला है आपको, ये जो है ये जो हमारा बंडल शीट सेल, इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच लगे हैं, लेकिन हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, पता है क्या मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा है? कैल्विन साइकिल, कि मैलिक एसिड जब बंडल शीट सेल में आता है तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करके 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, और ये जो CO2 है ये क्या करता है? कैल्विन साइकिल में एंटर करता है। मतलब कि यहाँ पे बंडल शीट सेल में हमारी कैल्विन साइकिल की प्रोसेस चल रही है। और कैल्विन साइकिल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि कैल्विन साइकिल में हमारे क्या होते हैं? 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच का यूज होता है, कहा था ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि 2 एटीपी तो हमारे मेसोफिल सेल में यूज हो गए, डायरेक्टली दिख रहे हैं, लेकिन 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच हमारे बंडल शीट सेल में भी यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि बंडल शीट सेल में हमारी कैल्विन साइकिल की प्रोसेस हुई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम बंडल शीट सेल में? 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच। ठीक है, देखिए जो C4 प्लांट्स है ना, वहां पे दोनों साइकिल होती है। C4 पाथवे तो होता ही है और C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल भी देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारा वो था C3 प्लांट्स, उसमें केवल कैल्विन साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हम टोटल लिख देते हैं। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए, ये हम C4 प्लांट्स के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए C4 प्लांट्स या हेचन-स्लैग पाथवे में कितनी एटीपी लगती है? टोटल 5 एटीपी यूज होती है। 3 तो इधर कैल्विन साइकिल और 2 इधर मेसोफिल सेल, और एनएडीपीएच ओनली 2। ठीक है, तो ये एक की बात है। अब अगर हम ग्लूकोज की बात करें, एक CO2 में इतना है, ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है? 6 C6H12O6, ये होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 5 एटीपी लग रही है, तो 6 कार्बन को फिक्स करने में कितना लगेगा? 6 × 5 कितना होता है? मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, 30 एटीपी। ठीक है, एक कार्बन को फिक्स करने में 2 एनएडीपीएच लग रही है, तो 6 कार्बन को फिक्स करने में कितनी लगेगी? अगेन हम मैथ्स लगाते हैं, 6 × 2 कितना? 6 × 2 कितना होता है? 12 NADPH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है ना, अगर MCQ टाइप एग्जाम अगर आप कोई दे रहे हो, तो उसमें कैल्विन साइकिल और ये हेचन-स्लैग पाथवे से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कैल्विन साइकिल में कितने एटीपी लगते हैं, है ना, और ये हेचन-स्लैग पाथवे में कितने लगते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? 3PGA था, है ना। ये हेचन-स्लैग पाथवे में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको पूरे MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs का एक वीडियो बना दूं, जिसमें क्या हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको इजिली समझ आ जाए। साइकिल तो समझ आ ही गई होगी, आई होप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेचन-स्लैग पाथवे के बारे में। ठीक है, अब इसी के बारे में जो मैंने आपको भी डायग्रामेटिकली समझाया ना, उसी का भी यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है व्हाई प्लांट्स यूज इट। भाई प्लांट्स क्यों यूज करते हैं C4 पाथवे को? इसलिए यूज करते हैं द एंजाइम रुबिस्को
which fixes CO2 in the regular Calvin cycle sometimes accidentally reacts with O2 instead of CO2 and इसी प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस का मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे आप समझिए कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ना हो इसलिए प्लांट्स को हैचेंस-लाइक पाथवे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये C4 पाथवे जो होता है जहाँ पे रुबिस्को काम करता है ना, वहां पे CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं ताकि जो रुबिस्को है उसको CO2 के अलावा कोई चांस ही ना मिले ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब वही है जो मैंने आपको ये पूरा डायग्रामेटिकली ये पूरी समझाया था ना, इसी के स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के हैचेंस-लाइक पाथवे की सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ CO2। ठीक है, मीजोफिल सेल मैंने आपको बोला था ना ऐसे डिवाइड किया था, 2 सेल में होती है, तो कहाँ होती है? मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। कौन फिक्स करता है? पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। किसकी हेल्प से? एक एंजाइम आता है पीईपी, पैपकेस लिखा था मैंने, पीईपी कार्बोक्सिलेज कहते हैं, शॉर्ट में उसे पैपकेस कहते हैं। ठीक है, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये CO2 को लेता है और एक ये पीईपी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन करके एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है जिसे ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट्स में पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का बनता है। ठीक है, जिसका नाम है OAA। स्टेप 2 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको बताया ना ऑक्सैलो एसिटिक के बाद मैलिक एसिड बनता है, वो फिर हमारा बंडल शीट सेल में जाता है। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्टेड होता है मैलेट या कभी कभी एस्पार्टेट में भी हो जाता है, दोनों के दोनों 4 कार्बन कंपाउंड ही है हमारे। ठीक है, और जब ये बन गए तो उसके बाद इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है स्टेप 3 बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है या एसिड है, मैलिक एसिड कहा ना, ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल से बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल में क्या होता है? वो 4 कार्बन से फिर 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और एक CO2 छोड़ देता है, रिलीज कर देता है ना। तो बंडल शीट सेल के अंदर जो 4 कार्बन एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं, और वो CO2 बंडल शीट सेल में जहां पे हमारा रुबिस्को पाया जाता है उसकी प्रेजेंस में कैल्विन साइकिल में एंटर कर देती है। ठीक है, टू मेक शुगर्स, कैल्विन साइकिल टू मेक शुगर्स। ठीक है, मीनवाइल लेफ्ट ओवर जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट बनता है वो क्या करा जाता है? वापस जाता है मीजोफिल सेल में और हमारा जो एक्सेप्टर है उसको रीजनरेट करता है। राइट, द पाइरुवेट गोज बैक टू मीजोफिल सेल्स जहां पे एटीपी का यूज करके वो वापस पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है ताकि फिर से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब वही एनर्जी और क्या रिड्यूसिंग पावर कॉस्ट हुई है, हमने ये भी मैंने आपको एक डेटा अलग से लिख के दे दिया था, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। टोटल एटीपी पर CO2 कितना लगा? लगभग 5। कैसे लगा ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक तो बंडल शीट सेल में जो कैल्विन साइकिल हुई उसमें 3 एटीपी और पीईपी को रीजनरेट करने में 2 एटीपी, तो टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5। ठीक है, और टोटल NADPH पर CO2 2 NADPH, ये भी हमारे कैल्विन साइकिल से आया। ठीक है, ये फ्रॉम द कैल्विन साइकिल से आया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस कि अभी C4 साइकिल तो हुआ हैचेंस-लाइक पाथवे, अब इसका क्या एडवांटेज था? प्लांट ने ये स्टेप क्यों अपनाया? ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। आपने फोटो रेस्पिरेशन का अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कितना वेस्टफुल प्रोसेस है, कितना हमें नुकसान करता है ये प्लांट को। तो ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट के अंदर ना हो इसलिए प्लांट ने ये C4 पाथवे अपनाया है। इसमें एनर्जी का वेस्टेज कम होता है और रुबिस्को जो है यहाँ पे CO2 के साथ ही ज्यादातर कंबाइन होता है, उसको बहुत कम चांस मिलता है O2 के साथ बाइंड अप होने का। ठीक है, और जो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट और ड्रॉट जिसमें हमारा C3 प्लांट्स स्ट्रगल करते हैं जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, तो C4 प्लांट्स ने ये सारी चीजों के अंदर बेटर परफॉर्म कर सके इसलिए ये पाथवे अपनाया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए एक नया टॉपिक है हमारा कैम पाथवे। अभी तक हमने क्या करा? C3 साइकिल पढ़ लिया, C4 साइकिल पढ़ लिया है ना, और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ लिया, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। अब एक और पाथवे हमारा कैम पाथवे। C3 पाथवे किसमें होता था? जिसमें पहला स्टेबल कंपाउंड हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, और C4 जिसमें पहला स्टेबल कंपाउंड हमारा 4 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये कैम पाथवे क्या है और ये किस में होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो आप इसका फुल फॉर्म देखिए लीजिए। CAM stands for Crassulacean Acid Metabolism। ठीक है, इट इज अ स्पेशल वे दैट सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, अब कौन से प्लांट्स? जो बहुत ज्यादा ड्राई और एरिड कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डेजर्टिफिकेशन वाली कंडीशन में रहते हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपने CO2 को फिक्स करते हैं वो हम देखते हैं। वो कैम पाथवे के थ्रू अपने CO2 को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो
किस तरह से करते हैं? इस तरह से करते हैं कि जो उन्हें वाटर को कंजर्व करने में हेल्पफुल रहे, ये मेथड इन्होंने अपना रखा। ठीक है, सब प्लांट्स के अपने अपने मेथड है। तो जो डेजर्ट्स प्लांट है उन्होंने इस तरह से CO2 को फिक्स करने की कोशिश करी है, क्योंकि एक तो डेजर्ट में रहते हैं, पानी की वहां ऑलरेडी कमी रहती है, तो इन्होंने कोशिश करी कि हमारे कम से कम पानी में हो जाए और हमारा पानी ज्यादा वेस्ट ना हो, कंजर्व हो रहे हमारा वाटर। ठीक है, द बिग आइडिया इज दैट, अब देखो ये प्रोसेस होती कैसे। The process of CO2 uptake happens at a different time of डे और नाइट। अब इन्होंने देखो C3 प्लांट्स में नॉर्मल था, C4 प्लांट्स में 2 सेल्स थे, मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल, है ना। अब स्कैम पाथवे में क्या कर दिया डेजर्ट प्लांट्स ने, 2 तरह से साइकिल को वो कर दिया कि मतलब एक दिन में और एक रात में चलाएंगे साइकिल, ताकि इनका पानी कम हो। दैट द प्रोसेस ऑफ यूजिंग CO2 टू मेक शुगर, दिन में मतलब रात को ये CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और दिन में अपना ये शुगर बनाएंगे। ठीक है, और दिस सेपरेशन बाय टाइम नॉट बाय स्पेसेस लाइक इन C4 प्लांट्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, तो ये जो उन्होंने टाइम का सेपरेशन कर दिया ना कि आधा काम दिन में और आधा काम हम रात में करेंगे, इससे इन्हें काफी मदद मिली, इनका जो पानी कंजर्व है वो हो जाता है। Why CAM is useful? Stomata need to open to let in CO2, but when open during the hot day, they let water vapor escape, water loss. Desert plant risk drying out. CAM plant solve this problem. देखो अब क्या होता है, अब हमें भाई प्लांट को CO2 चाहिए और CO2 फिक्स फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 तो चाहिए। अब CO2 चाहिए तो कहां से आती है CO2? स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है ना। अब अगर ये दिन के समय स्टोमेटा CO2 को लेने के लिए स्टोमेटा ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन कराना, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब CO2 के लिए हम जब स्टोमेटा खोलेंगे तो पानी भी यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है इनके प्लांट से। अब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या, एक तो डेजर्ट प्लांट है, बहुत कम पानी इनमें होता है, और CO2 के चक्कर से वो पानी भी बाहर चला गया तो वो तो मर ही जाएंगे। ठीक है, तो कैम प्लांट्स या कैम पाथवे एक सोल्यूशन है। क्या है कि ये क्या करते हैं ना, ये अपने स्टोमेटा को रात में खोलते हैं। क्यों? क्योंकि रात में धूप नहीं है, कूलर है, मोर ह्यूमिडिटी है, तो CO2 अंदर आ जाती है और वाटर लॉस नहीं होता है। दिन के टाइम पे क्या करते हैं, रात को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसको अपने वहां स्टोर करके रखा, और दिन में स्टोमेटा इन्होंने बंद रखे, और जो घर के अंदर इनके प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा रात को इन्होंने ले ली थी उसको फिक्स करके अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू करी। ठीक है, तो चलिए अब इसे भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब ये है दिन का टाइम, ये नाइट ले लेते हैं हम, ये है नाइट, ड्यूरिंग नाइट में क्या करते हैं प्रोसेस, और ये है डे। ठीक है, और ये दोनों कहाँ हो रही है, ये दोनों एक ही सेल में हो रही है, मीजोफिल सेल। ये भी हमारा मीजोफिल सेल है और ये भी हमारा मीजोफिल सेल है। ठीक है, ये दिन और रात की प्रोसेस एक ही सेल के अंदर हो रही है, मीजोफिल सेल में। ओके, ठीक है, अब क्या है, रात के समय अगेन यहाँ पे PEP पाया जाता है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। रात के समय इनके स्टोमेटा खुले तो स्टोमेटा से क्या हुआ, CO2 अंदर आ गया। ठीक है, कौन सा एंजाइम लगा यहाँ पे, पैपकेस एंजाइम की हेल्प से इसने CO2 फिक्स किया और 4 कार्बन कंपाउंड बना दिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड। वही प्रोसेस है जो हमारी हैचेस-लाइक पाथवे में थी, यही तो प्रोसेस थी ना। और उसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, है ना। मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है ना। वही वो है ये प्रोसेस सेम। लेकिन अब क्या होता है, अब इसके आगे क्या था, जो अभी हमने C4 पाथवे पढ़ा कि मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में जाता है, वहां CO2 रिलीज करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि मैलिक एसिड रात को इतनी प्रोसेस हुई, अब रात को इसे स्टोर कर दिया वैक्यूल में, प्लांट ने अपने वैक्यूल में इसे मैलिक एसिड को स्टोर करके रख दिया रात भर। बस रात में इतना ही काम किया, CO2 के लिए दरवाजा खोला, CO2 अंदर आई, उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख दिया। अब दिन के समय में क्या होगा, देखो दिन के समय में मैलिक एसिड स्टोर था हमारे पास, दिन के समय में ये मैलिक एसिड लिया इन्होंने जो 4 कार्बन कंपाउंड था। अब ये स्टोर करके, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो CO2 चाहिए, हमें मैलिक एसिड थोड़ी चाहिए। तो फिर ये मैलिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ से निकल गया CO2 निकला, और ये 4 कार्बन कंपाउंड था, 1 कार्बन बाहर निकल गई, तो अब 3 कार्बन कंपाउंड बचा, क्या, पाइरुविक एसिड बन गया, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और जो निकली थी ना बाहर ये किस में चली गई, इट विल एंटर कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल क्या है, कैल्विन साइकिल हमारा शुगर किस तरह से फिक्स करके शुगर बनती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी हो गई। बस कैल्विन साइकिल मेन काम तो उनका कार्बन को फिक्स करके कैल्विन साइकिल के अंदर भेजना था ना, हो गया सिंपल। क्या था, रात को आया CO2, रात को उन्होंने फिक्स करके स्टोर कर दिया।
कि भैया दिन में तो हम तुम्हें ले नहीं सकते, तुम एक काम करो रात को आओ, हम तुम्हें संभाल के रख देंगे। रात को आया, संभाल के रखे। अब दिन के समय पे जब स्टोमेटा बंद है वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, मैलिक एसिड को ब्रेक करके CO2 निकाला और CO2 को कैल्विन साइकिल में भेज दिया और उनका काम हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कैम पाथवे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगेन देख लेते हैं रिटर्न फॉर्म में। 2 फेज हैं, एक तो नाइट फेज, इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा खुलता है, CO2 एटमॉस्फेयर से एंटर करता है, एंजाइम पैप कार्बोक्सिलेज उसको फिक्स करता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटेट में, जो एकदम से उसको फिर मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फिर मैलिक एसिड को स्टोर कर दिया जाता है वैक्यूल में। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि रात ठंडी होती है, ह्यूमिडिटी हाई होता है, तो अगर रात को स्टोमेटा खोलेंगे तो वाटर का लॉस बहुत कम होगा। ठीक है, ओके। ऑल्सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस रात को हो नहीं सकती है, तो फिक्सेशन भी यहाँ पे इसका एसिड का बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ओके मिनट। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं डे लाइट में क्या होता है, डे या लाइट फेज। इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो बंद होते हैं दिन के टाइम पे पानी को बचाने के लिए, तो मैलिक एसिड निकालते हैं वैक्यूल से जो हमने रात को स्टोर करके रखा था, वापस से उसको CO2 में कन्वर्ट करते हैं, CO2 अपना कैल्विन साइकिल में एंटर करता है, ठीक है, ग्लूकोज हमारा बनाता है। ठीक है, और लाइट रिएक्शंस यहाँ पे ATP और NADPH प्रोड्यूस करते हैं। क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि स्टोमेटा तो बंद है, तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 तो चाहिए ही, तो CO2 उन्होंने ऑलरेडी फिक्स करके रखी है ना, तो इसलिए वो एनर्जी भी अवेलेबल है लाइट रिएक्शन से, तो ये सारी चीजें करके अपना शुगर को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कैम पाथवे के, टेम्पोरल सेपरेशन। टेम्पोरल सेपरेशन मतलब टाइम का सेपरेशन है कि रात को वो CO2 लेंगे और उसे एसिड में कन्वर्ट करेंगे और दिन के टाइम पे एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल होगा एसिड में से दिन के समय एंड शुगर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें, सेम सेल में होती है, दिन में भी रात में भी एक ही सेल में प्रोसेस होती है। कौन से सेल में, मीजोफिल सेल में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों प्रोसेस मीजोफिल सेल में हो रही है। C4 प्लांट्स की तरह नहीं है, कैम प्लांट्स में कोई ग्रैंजिनोटमी नहीं होती, बंडल शीट और मीजोफिल सेल कैम प्लांट्स में नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए सारी की सारी प्रोसेस हमारी मीजोफिल में होती है। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जो ये कैम पाथवे को, जिनमें कैम पाथवे होता है, वो होते हैं सक्यूलेंट्स, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे ये एलोवेरा, ओपुंशिया, पाइनएप्पल्स। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कैम पाथवे सबसे पहले किस प्लांट में देखने को मिला था, तो प्लांट है हमारा ब्रायोफिल्लम। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। सारे पाथवे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस 90% हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक 10% थोड़ा सा टॉपिक बचा, वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल हैं और इंटरनल, दो तरह के फैक्टर हैं। लाइट, टेम्परेचर, CO2, H2O, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमें बाहर से मिल रहे हैं। इंटरनल है लीफ कैनोपी, लीफ एज, एंड प्रोडक्ट, क्लोरोफिल और CO2। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, जो CO2 है ना, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर भी है और इंटरनल फैक्टर भी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉ हमसे पूछा जाता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसे हम ब्लैकमैन्स लॉ के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम का मॉडिफिकेशन है। और ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है if any chemical reaction is affected by more than one factors, then the rate of reaction will be determined by the factor which is present in lowest amount। क्या बोलता है, कहते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पे डिपेंड करेगा जिसका क्या है, जिसका अमाउंट या जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है उस पे डिपेंड करेगा। ये कहता है लिमिटिंग फैक्टर, तभी नाम भी है लिमिटिंग फैक्टर, जो सबसे मिनिमम है उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे even if light and CO2 are abundant and if temperature is too low, photosynthesis will be slow। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है एटमॉस्फेयर में, लाइट भी बहुत ज्यादा, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है, तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे टेम्परेचर है, सबसे कम यहाँ पे टेम्परेचर है, तो उस पे हमारा अटक गया है सारा काम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ाना है तो हमें लिमिटिंग फैक्टर को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना पड़ेगा। जो भी हमारे लिमिटिंग फैक्टर है, अगर लाइट है तो लाइट को इंप्रूव करो, CO2 है तो CO2, मतलब जो भी हमारा लोवेस्ट है उसी पे हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिपेंड करेगी, उसी को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए लाइट हमारी लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। लाइट कैसे हो सकती है, लाइट की ड्यूरेशन और लाइट की क्वालिटी या लाइट की इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम एक मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ लाइट कैसे हमारी लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम।
ये हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस किस रेट से भागेगी हमारी, और एक्स एक्सिस पे हमारी लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, आई डोंट नो, ये एक्स एक्सिस पे लिखा नहीं जा रहा है, ये मैं यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी, दिक्कत ही दिक्कत है, लाइट इंटेंसिटी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये लाइट इंटेंसिटी को शो कर रहा है, और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ये होता है ना, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ये जैसे जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। कब? फर्दर अगर हम लाइट को बढ़ाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फिर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। तो ये होता है लाइट इंटेंसिटी की अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो लाइट इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा इंटेंस लाइट हो गई तो हमारे क्लोरोफिल ए की फोटो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिले हो जाती है या स्लो हो जाती है, हम कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी में क्या है, रेड लाइट हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के में एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि किस लाइट पे हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हाई रहती है, तो वो है रेड लाइट पे, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये रेड लाइट पे अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू लाइट पे हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शो करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइट ड्यूरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है ना वो कंटिन्यूअस लाइट में कम होती है और डिसकंटिन्यूअस लाइट में ज्यादा होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर डिसकंटिन्यूअस लाइट आ रही है तो बढ़िया चलेगा, अगर कंटिन्यूअस लाइट आ रही है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस के अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट एक फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या कुछ रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आऊं, ठीक है। थैंक यू।